एक गांव में रतन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। रतन कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर रतन गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। रतन, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है? मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए भाई। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्ठों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन रतन काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रतन ने जगन के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। रतन जगन के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रतन सारी प्लेट साफ कर गया और कालू से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 1000 रुपए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते भी हो ये ढाबा किसी अरे गहरे का नहीं है, जगन भाई का है, जगन भाई का। अरे जगन भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठा कर क्यों चले आए? सीधी तरह से 1000 रुपए दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहां से ला कर दूंगा? कालू अपने मालिक जगन को आवाज देते हुए बोला, जगन भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन ये आप पैसे नहीं दे रहा। जगन क्रोधित होकर रतन के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। आप ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे यहाँ मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर जगन ने रतन को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए, समझा? क्या बात है जगन भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती जगन भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको।
जगन और कालू रतन को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उन दोनों ने रतन के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना कि तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। चल निकल यहाँ से। ये तुमने बहुत बढ़िया किया जगन भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इतना कहकर बिलवा भी 2-3 हाथ रतन पर जड़ दिए। रतन वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर रतन की हालत देखकर उसकी पत्नी सुनीता बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। जगन और बिलवा ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया सुनीता। वहां पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो सुनीता, मैं बिलवा और जगन को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रतन अपनी पत्नी सुनीता के साथ मुखिया के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। सुनीता, इसमें दोष जगन और बिलवा का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति रतन का है। सारा गांव जानता है कि जगन के ढाबे का खाना और ढाबों के खानों से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या मुखिया, आप भी बिलवा और जगन की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ सुनीता, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया जगन ने, लेकिन तू चिंता मत कर सुनीता, इस बारे में मैं जगन से जरूर बात करूंगा और बिलवा के कान भी खींचूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था सुनीता कि मुखिया बिलवा और जगन के पक्ष में बोल रहा था, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा सुनीता। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जगन धनवान है और उसके गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। अरे हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो सुनीता, अब मैं गरीब हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं बिलवा और जगन को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर रतन क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर मुखिया जगन के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं जगन। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने रतन को बुरी तरह से पीटा था ना? वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे मुखिया जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो जगन, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ रतन ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त जगन पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी? और फिर मत भूलिए कि जगन का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसकी हिम्मत जो जगन के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है बिलवा कि तुम जगन के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी। मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो जगन, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है? कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर
फेसबुक पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। सुनीता रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर रतन अपने घर नहीं आया था। रतन रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली रतन के सामने रख दी। रतन ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। रतन को सच में वाकई बहुत भूख लगी थी। रतन खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद रतन उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर लोग दिन तक में आने से डरते हैं। भाई, उस व्यक्ति की बात सुनकर रतन के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक उसे याद आया कि वह गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वह जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुंच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालचीपने का सबूत देकर मारे गए। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली रतन को पकड़ा दी। ये जादुई थाली है, याद रखना। इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे, वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। रतन रात के समय बड़ी सी थाली लेकर अपने घर आ गया। ये क्या है? रतन ने सारी घटना सुनीता को बता दी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था सुनीता। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो, उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने ही घर पर खोलेंगे सुनीता। इस तरह से इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन रतन ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे, उस कमरे में बड़ी सी थाली रख दी। रतन ने उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजन के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरा थाली व्यंजनों से भर गया। सुनीता ढाबे पर वो सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई? आज ही खुला है।
और आप पहले ग्राहक हो। आपके ढाबे में खाने में क्या क्या मिलेगा? हमारे ढाबे में हर तरह के व्यंजन बनेंगे, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो। ठीक है भैया, तो मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन के साथ लगी हुई रोटियां लगा दीजिए। रतन ने वह व्यंजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी खाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों पर खाई, लेकिन इस ढाबे की तो बात ही कुछ अलग है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी खाने का मन करे चले आना। यहाँ पर 10 रुपए में आपका मनपसंद व्यंजन भोजन पेट भरकर एक थाली के रूप में मिलेगा। और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। रतन की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और उसने सारे गांव में रतन के ढाबे का ढिंढोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में रतन के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। रतन के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। रतन किसी को भी मना नहीं करता था। यह बात बिलवा और जगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस रतन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो बिलवा, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि रतन इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से जगन रतन पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद भी वह कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ बिलवा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये रतन खुद हमें बताएगा। एक दिन रतन किसी काम से जा रहा था कि बिलवा और जगन ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जो थाली हम 700 की बेचते हैं तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा, है बे? बिलवा भैया सही बोल रहे हैं। रतन सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहां से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। बिलवा और जगन रतन को बुरी तरीके से पीटने लगे। रतन उन दोनों से शारीरिक रूप से कमजोर था। रतन ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना बिलवा और जगन को बता दी। चलो हमें भी उस जादुई थाली के पास ले चल। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है जगन। अगर इसके पास जादू की थाली है तो हम दोनों उस जादुई थाली से इतना धन मांगेंगे कि अपने 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सकें। रतन बिलवा और जगन को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। बिलवा और जगन उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। बिलवा भाई, लगता है ये थाली केवल भोजन ही देती है। तो फिर देसी घी की पूड़ियां मांग कर देखो। तभी वहाँ पर सुनीता आ गई। बिलवा और जगन रतन को धमकी देकर वहाँ से चले गए। रतन ने हमें बेवकूफ बनाया जगन। सही कहते हो बिलवा भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। रतन का ढाबा उसके बाद भी चल रहा था। बिलवा और जगन की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जगन भेष बदल बदल कर रतन पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने रतन को उसी जादुई थाली से भोजन मांगते देख लिया। अरे ये तो वाकई जादुई थाली है। जरूर इस हीर ने उस दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया होगा। जगन रतन और सुनीता से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और थाली से रतन की ही तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई थाली में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जगन क्रोधित होकर सीधे बिलवा के पास जाकर बोला, बिलवा भाई, रतन उस दिन सही बोल रहा था। वो थाली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने रतन ने उस जादुई थाली के सामने तरह तरह के व्यंजन के नाम लिए और उस थाली में वो ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई थाली सिर्फ रतन की ही बात मानती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदलकर रतन के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को।
हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? क्योंकि तुम दोनों रतन के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुखिया। मुझे माफ कर दो रतन, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल थाली बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। रतन के पास आज भी वह जादुई थाली है और आज भी रतन 10 रुपए की ही थाली बेचता है। तड़कापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन भोला जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, ले पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है, तू देखना मेरे बच्चे, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपनी धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वो हमेशा छींकता रहता था। अच्छी, अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अच्छी, अब भोला सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटे पर निकल आया भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां ही लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ हाँ भोला, अच्छी, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी ला देना कुछ लकड़ियां। अब सर्दियां भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएंगी। अच्छी, क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। जी सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ भोला को देखते ही, अरे आओ आओ भोला, अच्छी, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां हैं। जी सेठ जी, ले आया, लीजिए, इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलाने के लिए काफी हैं। अरे अच्छी, बहुत अच्छा किया तुमने भोला भाई, वाह वाह वाह, अच्छी। सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अच्छी, अरे भोला, मैं जानता हूं तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। हाँ अच्छी, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ भोला को कुछ पैसे देता है। भोला वो पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। भोला अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ, क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तो इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे,
जिसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। भोला की माँ भोला की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी भोला तिजोरी लाल के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी भोला की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। जिसके बाद भोला समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा भैया? अच्छा, ये तो भोला है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया भोला, मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने ही नहीं दूंगा। बता देता हूँ। हाँ, मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो इधर आओ भोला के पास। अरे आओ आओ। गांव के दो आदमी भोला के पास आते हैं। अरे ओ भोला, क्या अब तू भी समोसे बेचेगा है? तुझे आते भी है समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन, ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। अरे ठीक है। अरे भाई, अब इस भोला के समोसे खाकर तो देखें जरा, हैं आखिर कैसे बनाए भैया। अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही अपने जरा, हैं समोसे। अरे हाँ हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ। तनिक खा के बताइए कैसे लगे भोला के समोसे। भोला उन दोनों को अपने बनाए समोसे देता है। अरे अरे भोला, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची। छी 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 छी, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्यों भोला भाई, समोसे आते नहीं बनाने तो क्या बनाते हो बताओ? तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले कालू की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस भोला के टुच्चे से समोसे खाने लगे? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए मजेदार एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भैया आओ, खाओ खाओ भैया, आ जाओ भैया। तभी दोनों सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। भोला ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। अरे आ गया तो बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा ही नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं? अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ तिजोरी लाल अपने कुछ लठैत नौकरों को लेकर भोला के घर आता है। अरे भोला, कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। अच्छी। तभी भोला और उसकी माँ बाहर आते हैं। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे हैं। मालिक, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छी। देख भोला, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरे बनाए समोसों का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं? मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ अच्छी, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? अच्छी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ भोला की एक बात भी नहीं सुनता। अपने साथ लाए नौकरों से भोला के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहां से चला जाता है। भोला और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद भोला फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है
और वहाँ चुपचाप उदास मन से किसी के उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी भोला के सामने समोसे के ठेले पर जाता है। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बुड्ढे, क्यों खामखा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। अरे हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है, क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसे में। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? अरे हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चक्कर देख ले। तभी भोला अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद, अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बाबा मैंने तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार हो जाएं। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रखकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसों में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी ये बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही भोला के सारे बनाए समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं। अरे ओ भाइयों, जरा अपने बनाए समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा भैया, जल्दी भाई जल्दी है। हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। भोला उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। अरे भाई क्या डाला है रे, वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं भैया तेरे बनाए समोसे। वाह वाह भैया, मजा आ गया। अरे सच में भोला भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। अरे भैया जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध देना भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार भैया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, वाह वाह वाह। थोड़ी ही देर में भोला के समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब भोला रोज समोसे बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद भोला के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते। देखते ही देखते भोला अब अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे, अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। हाँ अच्छू, भोला क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल, है इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरा पैसा चाहिए। अच्छी, लाओ लाओ, अच्छी, एक तो मेरी नाक नहीं रुकती। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी मिलाता।
पूरा दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ रहती। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता, सब भोला की दुकान पर जाते। एक दिन अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता, सब इस भोला के ही पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ, इस भोले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरी अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब भोला अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था, तो ये सब कालू छुप कर देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इस भोले के इतने स्वादिष्ट समोसों का। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा भोला। तभी कालू रात में भोला की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं। अरे, न जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, न जाने मिल क्यों नहीं रही है। अरे आज तो मेरे मजे ही आ जाएंगे, अपने बनाए समोसों में उस भोला की ये जड़ी बूटी मिलाऊंगा। हाँ, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस भोला की दुकान पर। लाओ भाई कालू, आज सामने भोला की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं भैया, भूख बहुत तेज लगी है। तुम ही अपने बनाए समोसे खिला दो भैया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी भूल ना पाओगे। हाँ। तभी कालू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह वाह, ये सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया, मजा ही आ जाएगा। हाँ। कालू जैसे ही उन आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 कालू, अरे अरे कैसे समोसे बनाए भैया, एकदम काले हैं। और ये भैया कितनी बदबू आ रही भैया, इनसे सूंघो। अरे भैया छी 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 छी, ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, हमारे साथ बता रहे हैं। हाँ, अब कभी नहीं आएंगे यहाँ दुकान में तुम्हारे यहाँ, बता रहे। अरे भाई, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तभी देखते ही देखते कालू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है ये सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। आए आए, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी भोला की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली भैया। भोला कालू की ये सब बातें वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा, तो वो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराई थी। लेकिन ये कालू ये नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग अपने लालच के लिए करेगा, तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच ना करता तो ये सब ना होता। लालच ने तो इसकी लुटिया ही डुबो दी। सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन्न की आवाजें आती हैं, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उस जिन की वही डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। तभी वो वहाँ से बात करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा, यार इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रांझा और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी।
सब रो रहे थे। शाम को बस ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो ना हो, ये उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। हाँ, उसी गांव में धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी 2 बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही जगह है जहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है, हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। लेकिन गांव की रांझा भाई की मौत के बाद तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अरे रीमा, ये सब झूठी बातें हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। और वैसे भी गांव वालों ने उस जिन्न को देखा नहीं, बस उसकी आवाज ही सुनी है। अगर सच में वहाँ कोई जिन्न होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? हाँ, बोल तो सही रही हो सीमा, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे, और हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, कुछ नहीं है, वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सिर हिलाती हुई ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह। देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता। पता है ना, रांझा भी वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद धन्नू वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग की उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहां से अक्सर किसी जिन की आवाज आती है। अरे काका, हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहाँ से कुछ फूल लेकर बस अभी आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बेटिया, लेकिन तुम दोनों शाम होने से पहले आ जाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रीमा देखती हैं कि 2 चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक जिन रहता है जो लोगों को आवाजें देता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है। बस चलो, चलकर आज देख ही डालते हैं। इसके बाद वो दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है, और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो औरत उन 2 चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है? वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या कहा? जिन? अरे बाबा। कि तभी उस जिन्न की आवाज आती है, कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। जिन्न की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे भैया, भागो, इस गुफा के अंदर तो सच में कोई जिन है। भागो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ दोबारा मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब रीमा और सीमा देख रही थीं कि तभी वहाँ रीमा और सीमा के सामने वो औरत आ जाती है।
जो देखने में काफी भयानक होती है, जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? सीमा और रीमा डरती हुए। हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे काकी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यही रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वो जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। क्या सच में बाग के उस पार वाली गुफा में कोई जिन्न है काकी? हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही है, वो जिन्न हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तो मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वो आवाज जिन्न की है या नहीं। इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है। रीमा चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो वो। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। रीमा बड़ी हैरानी से वहीं खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन्न हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। क्या सच में हमेशा के लिए तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे क्या करना होगा जिन? बताओ मुझे, मैं अवश्य ही करूंगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी अजीब से जानवर की परछाई उसे नजर आती है, जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ लड़की, तुम्हारा जिन की इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। क्या तुम जिन्न हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की। मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है। वो बाहर नहीं आ सकता है। मैं उसकी परछाई हूँ। परछाई? तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में कैद क्यों है? क्या जिन्न के इस गुफा में रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है लड़की, और तुम उस मार्ग तक पहुंच सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद रीमा हाथ में जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। जैसे ही रीमा तहखाने के अंदर जाती है, तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही उस आग के पास जाती है, हे जिन, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसे उस जिन्न की आवाज आती है। आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है लड़की। तुम बहुत ही बहादुर हो जो इस गुफा में आई हो। मेरा नाम जिनाद है। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन्नात, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कि तभी अचानक से जिन्नात उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है। एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला, जिसके सिर पर एक लंबी चोटी होती है।
जो काफी बड़ा होता है। रीमा के सामने वो आता है। उसे देखकर रीमा थोड़ा डर जाती है। देखो, तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, और तुम यहाँ कैद कैसे हुए? वीडियो को लाइक बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहां इस गुफा में लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़ ना ले। एक दिन वो औरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो, वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगी वो पूरी होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छा है। पहली ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे, ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वो औरत मुझे फल तो दे देती है। उस फल से मेरी उम्र तो 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ। क्या अब से पहले किसी ने आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमत्कारी फल को लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसको मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसको मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का रांझा भैया थे। उसको उस बूढ़ी औरत ने मारा। मैं आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराने के लिए करना क्या होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहां तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखेगी जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहां से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी तुम्हें तब ही जाना होगा और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लेकर आना होगा। उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद रीमा वहां से बाग में जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। रीमा देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। रीमा अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल उस औरत की झोपड़ी में रखे हैं। अरे ये तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक रीमा देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। ये देखते ही रीमा दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो औरत अपनी झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वो अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सो जाती है।
ये देख थोड़ी देर बाद रीमा बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको लड़की, तुम मेरा ये जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। रीमा ये सुनकर डर जाती है। मुझे फल ले जाने दो काकी, मैं इस फल को उस जिन्न को देकर उसे उस गुफा से आजाद कराना चाहती हूँ, ताकि सारे गांव वाले बिना डरे यहाँ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन्न के रिहा होते ही ये सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ये चमकदार फल वापस करो। ये सुनकर रीमा वहाँ से उस फल को लेकर भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही भागने लगती है। रीमा भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही तोते में बदल जाता है। रीमा ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहाँ आ जाती है। ये तुमने क्या किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अभी तोता तुम्हें उस जिन्न की आजादी का सबसे आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत रीमा को जैसे ही अपने हाथों से मारने आगे बढ़ती है, वो औरत अचानक से आग में जलने लगती है, जिसे देख रीमा हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन्न की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहाँ वो जिन्न कैद था। रीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है। सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, जिस पर चल के तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है, जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ है, जो इसी गुफा में उस तहखाने की तरफ जाता है, जहां वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो। रीमा काफी देर सोचने के बाद मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता हो। जिसके बाद रीमा गुफा की ओर चलने लगती है कि तभी रीमा को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये इतना चमकता हुआ सिक्का यहाँ कैसे आया? और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? रीमा जैसे ही वो सिक्का हाथ में उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे, ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक उड़ने लगा। अरे, ये सिक्का उड़ क्यों रहा है? रीमा उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रीमा देखती है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थीं। अरे, ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में वो तोता बता रहा था। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चले? तभी रीमा को एक आवाज आई जो उस जिन्न की परछाई की थी। बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है, लेकिन याद रहे, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली, तो ये चारों चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी जिनको आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुन रीमा हैरान हो जाती है। क्या? हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया है। अब मैं कैसे इन चारों चाबियों में से सही चाबी चुनूं? काफी देर सोचने के बाद रीमा देखती है कि चारों चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी, जो लाल रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था, वो भी लाल ही रंग का था।
रीमा समझ गई कि लाल वाली चाबी चुननी है। उसके लाल चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गईं। और फिर तभी फिर से जिन्न की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर लड़की, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ उस खिड़की के पास और खोल दो उसे। रीमा उसी खिड़की के पास जाती है। और देखती है कि अभी भी वो तोता उस खिड़की के पास ही बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़की। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। रीमा जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खुल जाती है। रीमा देखती है उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी, जिसकी चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारी तितलियां उनके पास मंडरा रही थीं। वो तोता उस खिड़की में उड़ता हुआ चला जाता है और तोता खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन्न में बदल जाता है जो कई सालों से गुफा में बंद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? अब तुम इस गुफा में नहीं हो। अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे। मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगे कभी भी। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? जिन, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़की, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जिन्न गायब हो जाता है और खिड़की बंद हो जाती है। रीमा जब गुफा से बाहर निकलती है तो सब गांव वाले धन्नू और सीमा बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस। उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस जिन्न ने कुछ नहीं किया? बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन्न नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन्न था अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। अरे क्या बोल रही हो रीमा बिटिया? आखिर कहाँ गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाजें दिया करता था? रीमा गांव वालों को सारी बात बताती है। गाइस, जो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा उसके माँ बाप को कसम है, जल्दी लाइक कीजिए। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और रीमा से बोलते हैं, अरे रीमा बिटिया, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रांझा की मौत का रहस्य भी सब गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।